जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, बात आज शुरू करनी है कि एक स्टोरी थी कल, जो आई थी कि इंडिया ने डिमांड की है कनाडा से कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कि वो यहाँ से निकल जाएं। और ये ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। 62 में से 41 अगर वो निकल जाते हैं तो पीछे तो कोई भी नहीं, 20 एक डिप्लोमेट रह जाएंगे। कई लोगों का कहना ये है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए और वापस आके उनको ये पता चला और उनको ये कॉन्फिडेंस मिला अमेरिकियों को मिलने के बाद कि कोई उनकी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये आते ही फैसला कर दिया कि जी ठीक है, फर्दर हम इनको पुश करेंगे। इसके ऊपर जारी बात है, वेस्टर्न प्रेस भी खामोश है, वेस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं। लेकिन हाउ डू यू सी दिस मोदीज डिप्लोमेसी सर? इसको आप इसको कैसे देखेंगे ये जो है? और ट्रूडो साहब की जो डिप्लोमेसी है उसके पे भी थोड़ा सा जरा कमेंट करें, देन वी कैन मूव ऑन सर। चीमा साहब, हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना इस ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह एम्बेसी बंद कर दी गई। वो पीछे दो चार चौकीदार ही बचे होंगे, मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे। वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं, जो फ्रेंच फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ, जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर, उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं ये समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूं कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं, उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन जो मुझे यहां बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जा रहा है। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर, वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था, उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास दे हैव मोर लेवरेज टू कम आउट ऑफ द क्रीज एंड प्ले, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन करके वापस गए हैं, और एंड ही इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज टू मेक शॉट्स, और दे आर डूइंग इट। और उसमें इस वक्त मैं जो देख रहा हूं कि ट्रूडोज फ्यूचर इज ओवर एज ए पॉलिटिशियन। मैटर ऑफ फैक्ट, आप यहाँ कह रहे हैं ट्रूडो साहब के तो वालिद साहब की भी गलतियां निकाल के अब उनको लोग जो गिन रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या क्या किया है। इन्होंने तामिल टाइगर्स को किस तरह सपोर्ट करते रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग आते हैं और ये बगैर उनको वेट किए उनको यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। बांग्लादेशी तक बोल रहे हैं, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और उसमें खासकर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से सिर्फ दालें जाती थी, भारत एक्सपोर्ट करता था कनाडा, और जब वो नहीं ले रहे तो कनाडा के फार्मर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे। और कैनेडियन इकोनॉमी पहले ही जो थी स्लगिश थी। अब उनकी टोन देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रूडो साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि हम खामोशी से काम करना चाहते हैं। भाई, खामोशी से आप काम करना चाहते हैं आप?
खामोशी का क्या मतलब है कि यू वांट यू नो खुल के बात करो, उनको कहो यार हमसे गलती हुई है, जो कुछ भी है हमारे साथ, वी वांटेड टू मूव ऑन विद इट। मेरे ख्याल में दे हैव टू डू। लेकिन तार साहब अमेरिकन तो कहते हैं कि दी कैनेडियन एविडेंस जो है वो क्रेडिबल है। वो नहीं, अलग बात है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलना, लेकिन एविडेंस तो है। बल्कि यहां तक बात की जा रही है कि हो सकता है, ये खबर है किसी हद तक, आई एम नॉट श्योर हाउ स्ट्रांग इट इज, कि अमेरिकंस दे हैव गिवन देम द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। I-5 में से किसी ने दिया था। लोग डिफरेंट किस्म की स्पेकुलेशन करते हैं, लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि मे बी दिस वाज द न्यूज ब्रोकन बाय अमेरिकन। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज बात बताना चाहूंगा आपको कि जो आपने अमेरिका की बात की है उसमें थोड़ा सा उसमें वजन मैं महसूस करता हूँ। American ambassador in India even then has given a very imbalanced kind of statement at the same time against India, not in a favor of India, against India. लेकिन मेरे ख्याल में जो ट्रूडो साहब की भी बात आई थी, जो सामने आई है सामने, चीमा साहब इस वक्त चाइना के खिलाफ अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस देन इंडिया। उन सर्कमस्टांस में देखा जाए तो या तो फिर इंटायर उनका प्लान जो है इंडो पैसिफिक का, ग्लोबल साउथ का, वो सारा कुछ खत्म होता नजर आता है। लेकिन वेस्ट तो फिर कमजोर हो गया ताड़ साहब, अगर इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया अगर उनके घर जाके इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर वेस्ट वाली गल तो कोई ना रहेगी उन्होंने। कोई बात, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करूंगा इसमें। वेस्ट बहुत पीछे जा चुका है। फॉल ऑफ काबुल वाज द बिगेस्ट साइन नॉट फॉर अमेरिका, फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आज भी आपको मैं मजे की बात बताऊं चीमा साहब, यूक्रेन की जंग के अंदर इतना यूरोपियन यूनियन पैसा नहीं दे रहा जितना अमेरिकन दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आप एनर्जी डिपेंडेंट है ऑन रशिया, यूरोप जो है। आज वो गैस और अपनी एनर्जी को रोकें तो ये यूरोप सर्दी से और अंधेरे से मर जाएगा। लेकिन इनको पता है इनकी ये लिबरल पॉलिसीज, इनकी ये गलत माजी के अंदर चाइना सारे अपने एग्स चाइना के अंदर रख देना और फिर उसके बाद अब सोचना, फिर सप्लाई चेन ना बहाल होना। कोविड के बाद इनकी इकोनॉमी ठीक हो ही नहीं सकी, ये अंडरस्टूड सी बात। और इस वक्त ये आखिरी सांस ले रहे हैं, बिल्कुल आखिरी अपने अब भी सारे अंडे भारत की बास्केट में रखना, ये भी इनकी कमजोरी की अलामत है। और मैं बिल्कुल इसमें एग्री करूंगा। अमेरिका के हालात आप देखें, अगर अमेरिका ही लीड कर रहा है ना इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू लीड एनीथिंग। they are having a in-house problem here within the US. बल्कि मैंने अभी तक आपके साथ कवर नहीं किया इस चीज को, बात नहीं की हमने। अगर मैं स्पीकरशिप को सिर्फ डिस्कस करूं, केविन मकार्थी को जिस तरीके से निकाला गया है, ये जमहूरियत का एक मजाक है। 234 साल की हाउस की हिस्ट्री है और उसमें पहली दफा स्पीकर को निकाला गया। और किस तरह निकाला गया है? रिपब्लिकन पार्टी जिसका वहां पे स्ट्रेंथ है, उनके साथ कोई डेमोक्रेट लोगों ने मिलकर जिस तरीके से उसको निकाला है। दिस इज नॉट फेल्योर ऑफ केविन मकार्थी, दिस इज अ फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज अ फेल्योर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दिस इज द फेल्योर ऑफ कैपिटलिज्म। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब से चाइना ने तरक्की करके सामने आया है, दुनिया के लिए वन पार्टी रूल एक आइडियल बनता जा रहा है। जमहूरियत सर्व नहीं कर रही है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर लोग नहीं रखना चाहते, उसको रहना चाहते, वो स्पीकर रहे तो ठीक है, वो दूसरी तरफ वोट दे देंगे, इसमें कौन सी बात है? नहीं, मैं एग्री करता हूँ चीमा साहब, लेकिन उसमें ये बताएं कि प्रॉब्लम सिर्फ इस वक्त स्पीकर का ही है। दुनिया में इस वक्त अमेरिका को और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, या ओपन बॉर्डर इनको नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते? बॉर्डर को क्यों नहीं बंद करते? ये ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं करते? सिर्फ एक स्पीकर की मसला था ये। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा फोकस छोड़कर स्पीकर के ऊपर। अब मैं वो भी बता देता हूं इस वक्त उनके प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह बनी जिसकी वजह से किया। वजह यह की गई थी कि केविन मकार्थी जो था, रिपब्लिकन को लीड सही नहीं कर रहा था। उसके ऊपर एलिगेशन था कि वो डेमोक्रेट्स के साथ मिलके यूक्रेन पे डीलें बना रहा था उनके साथ। ये भी मसला है। तो प्रॉब्लम तो यही है फिर इस वक्त चल रहा है कि वो अपने इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद हिज ओन पार्टी, वो उधर मिलकर दूसरी साइड पे जाकर, जिसको आप अपने आपके दौर में कह रहे हो पाकिस्तान ले जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती चीज। मेरा मकसद जमहूरियत ओरिजिनली कांग्रेस, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे ना कि आई विल ड्रेन द स्वाम्प, वो कांग्रेस है, स्वाम्प है। और जिस तरीके से इस वक्त मैं अब 3-4 दिन से डोनाल्ड ट्रंप का जो केस चल रहा था न्यूयॉर्क में, इस वक्त सबसे ज्यादा पब्लिसाइज वो हो रहा था टीवी के ऊपर, और उसके बार बार वो बोल के कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना होता तो मेरा कोई केस नहीं खुलना था। तो फिर ये जमहूरियत की फेल्योर नहीं तो और क्या है? फिर उन्होंने अपनी कैंडिडेसी 3 साल ये सोए रहे हैं, सारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा है 3 साल, जो बाइडेन बिल्कुल सोया रहा है 3 साल।
जिस दिन उसके पोल ऊपर आए हैं सारे केस खोल के सामने रख दिए। ये जमहूरियत है? या तो फिर वेट कर लेते ना उसका कि ये पता चल जाए, हार जाए इलेक्शन या जीत जाए, फिर ये सारे केस निकाले। और केस क्या है? केस बताता जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का केस है, ज्यादातर दुनिया को पता नहीं है। कहते जी इसने वहां पे बैंकों के सामने जब अपने लोन एप्लीकेशन देता रहा, अपनी प्रॉपर्टी को इन्फ्लेट करके उनकी वैल्यू लगा के तो उनको देता रहा। भाई वो बैंक का मामला है, उनका मामला है, क्योंकि बैंक हर लोन देने से पहले अप्रेज करता है, क्योंकि रीपोजेस तो उन्होंने करना है। और तीसरी बात यह है कि आपको क्या पता है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? आपकी नजर में $1 उसकी वैल्यू है, उसकी नजर में $10 मिलियन उसकी वैल्यू है। इट्स अ बैंक्स प्रॉब्लम टू इशू इट। तो बैंक ने उसको एवेल्युएट करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, चीजें एवेल्युएट करनी है, मार्केट वैल्यू देखनी है। लेकिन बस वो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2018 में जो अटॉर्नी जनरल थी, उसकी कैंपेन का स्लोगन ही ये था कि इफ आई विन द इलेक्शन आई विल ब्रिंग डोनाल्ड ट्रंप डाउन। तो ये सियासत में ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत में इस तरह होता है? और सबसे बड़ा मैं आज आखिरी इस पे आर्गुमेंट दूंगा चीमा साहब, जो मैंने यहाँ आके जमहूरियत पढ़ी है, कि मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूँ। जब मैं 2234 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक सर्विस, कारोबार नहीं है। मिस्टर बाइडेन ने बच्चे पाले इस कारोबार से। इसने 50 साल सेनेट में रह के बच्चे पालता रहा। डोनाल्ड ट्रंप पैसा बना के सियासत में आया, जो कि सही है, इसकी स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। इस बंदे ने सारी जिंदगी सेनेट में रह के बच्चे पाले। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, अमेरिका के अंदर जितनी स्टेट असेंबलियां हैं, वहां पे सिर्फ जब असेंबली सेशन में होती है तो उसका टीए दिया जाता है, वरना लोगों के अपने कारोबार होते हैं। जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं असेंबली के, जब खत्म होता है सेशन, अपने कारोबार में वापस चले जाते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि कांग्रेसमैन और सेनेटरों की टर्म होनी चाहिए, ये जो आके इसमें बैठ जाते हैं सारी सारी जिंदगी के लिए, दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी। और वो डिक्लाइन में है, क्योंकि उसकी वजह ये है, आजकल पूरी दुनिया का एक नया फैशन क्या है, इलेक्शन के साथ जीत के जो आते हैं लीडर, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स। उन्होंने मीडिया को खरीद लिया है, अदालतें खरीद लेते हैं, अदालतों में बॉन्ड, जिसको कहते हैं कोर्ट पैकिंग। तो फिर ये सारा कुछ जब मैनिपुलेट करके एक पार्टी, दिस इज कॉल्ड द वन पार्टी रूल। तो चीमा साहब, ये इस वक्त दुनिया को समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है, उसका जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है, दुनिया में जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है, टाइम टू टाइम उसको जब रिफॉर्म ना किया जाए, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। बिलखसूस पिछले 10 सालों में जब सोशल मीडिया एक आया है, अब एक रवाज है फेक न्यूज का, एक रवाज है रूमर्स का, एक और चीजें हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि असल इंफॉर्मेशन कहां से लें, हम फैक्ट किधर पे जाए, कहां से जाए। और दूसरी एक बात यह है कि जब जमहूरियत में आप किसी को पिक कर लेते हैं एज अ लीडर, हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब इसको ही नीड टू बिहेव लाइक एन एंजल्स। ये गलती तो कर ही नहीं सकता, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही नहीं सकता, इसका जो लड़का है वो भी इस तरह बिहेव करे, इसकी लड़की भी मॉडल बन जाए, इसकी बीवी भी मॉडल बन जाए। हालांकि दिस इज नॉट हाउ। सिर्फ जमहूरियत में उस चीज को देखा जाए कि इफ ही इज अब्यूजिंग द पावर और इफ इज अब्यूजिंग द पब्लिक फंड्स, उसकी पर्सनल लाइफ इज अ पर्सनल लाइफ। वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। लेकिन अब देखें इसमें, मैं जिस तरह मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ सबसे बड़ा मेरा आर्गुमेंट यही है कि डेमोक्रेसी इज अ फिक्शन एट द सेम टाइम। ये कभी भी एक परफेक्शन इसमें आ ही नहीं सकती, ना कभी माजी में थी, ना आगे फ्यूचर में होगी। उसकी वजह ये है कि अब मैं छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ। अमेरिका के अंदर इस वक्त कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको $5 मिलियन से $10 मिलियन खर्चा उसका आता है। वो कहां से आता है? जो लोग स्पेशल इंटरेस्ट वाले उसको पैसा देते हैं, वो उसी बेस पे इलेक्शन लड़ता है। और इसी वजह से ना कभी टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे कांग्रेसमैन बन सका है, ना कभी मैकडॉनल्ड का मैनेजर यहाँ कांग्रेसमैन ना बन सकता है, ना बनेगा। तो फिर ये रिच मैन्स क्लब है। अमीर लोग एक दूसरे का इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। maybe we are going through, maybe this is another form of reforms हो सकता है। मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता था कि there must be another better way of government in the middle of socialism, communism and democracy. I'm not sure what is happening, but where we are heading. But right now, if you personally ask me, democracy is in decline. लेकिन तार साहब देखें, इंडिया में मोदी साहब और पाकिस्तान में इमरान खान साहब दोनों वजीर आजम बने हैं, दोनों का कोई कारोबार नहीं है। दोनों जो है ना, वो वजारत उज़्मा के नशे जो है उन्होंने लिए हैं, और वो तो वजारत आला के। सो आप ये कह लें कि ठीक है, ये रिच मैन्स क्लब, वो आपकी बात बिल्कुल, आपने बात सही है। इलेक्शन लड़ने के लिए यू नीड, वहां पे पूरी दुनिया में ऐसे है, अमेरिका में ऐसे है, पाकिस्तान में भी ऐसे है, उसमें यहाँ थोड़ा सा झूठ बोला जाता है। एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। मोदी साहब की तो बीवी को नहीं, इमरान खान साहब की जो भी बीवी रही है, या वो बहुत अमीर तरीन रही है, तो या फिर उसके पास जिन हुए, वो जिनों से पैसे बनाती रही।
और जिन्ना मशीन रखी इसी तार साहब मूविंग ऑन एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये कह रही है कि जो 15 में से 10 खुदकश हमले पाकिस्तान में हुए हैं बड़ी वेरी रिसेंटली, उनमें से 15 जो हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए उसमें से 10 अफगानी थे। फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि रिसेंटली इस साल में जो 24 पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमले हुए हैं उनमें से 14 जो थे वो अफगान शहरी थे। इसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इलीगल लोगों को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया है कि जी 30 अक्टूबर तक निकल जाएं और 1 नवंबर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है वो पासपोर्ट के ज़रिए आप आ जा सकते हैं। मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो ये ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन तार साहब इसमें एक पॉइंट ये है, क्योंकि अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल, तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से रीनिगोशिएट करना चाहता है हर चीज़, ताकि हम अफगानियों को कहें कि भैया आप टीटीपी को लगाम डालो। इधर पाकिस्तान ने तारड़ साहब क्या किया है कि उन्होंने जो इंपोर्ट अफगानिस्तान के लिए आती थी उस पर 10% ड्यूटी लगा दी है और उन्होंने कहा जो अफगानी $1 बिलियन प्लस की वो इंपोर्ट करते हैं और उन्होंने कहा जो इंपोर्ट आप करेंगे 10% देंगे और वो 10% भी एडवांस देंगे। सो इट मीन्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कर दिया है। अब ये जारी बात है इंडिया के लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन सकता है। आप ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं? लाखों अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ से निकल जाना, यूएन भी बोल पड़ा, सब चीख पड़े हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इंसानियत है ये वो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? ये पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी मूव ली है। चीमा साहब ये कड़वा घूंट है, चाहे आज पी लें आप या 5 साल बाद पी लें या साल बाद पी लें, कोई 500-600 बंदे और मरवा के आप पी लें, ये तो करना पड़ेगा आपको, इसके बगैर गुजारा नहीं। आपने फरमाया है कि 24 में से 14 अफगान शहरी थे। अब मैं दूसरे बाकी 10 की बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं अगर खुद अफगानी नहीं है तो अफगानिस्तान के अंदर से बैठ के किसी अफगानी मुहाजिर ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है हर हमले को। तो और उसके बाद मैं दूसरी आपको बात ये बताना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ हमलों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जराइम है उनके बारे में अगर देखा जाए, आप इस्लामाबाद के अंदर सबसे आप F9 के अंदर लड़की जो रेप की थी 2 अफगानियों ने की थी, इधर आपके इस्लामाबाद के अंदर दंदराते फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है वो ना आपसे पूछ के आते हैं ना आपके वो निकालने से निकलेंगे। ये भी बता रहा हूं, इतना आसान नहीं है वो, ये अप हिल बैटल है। अब मैं अगली बात उसमें बताना चाहूंगा, मैंने इसके बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ा है। वहां से किसी ने आना होता है, उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, वो अपने किसी वॉरलॉर्ड के अपने किसी मस्जिद के मौलवी के पास जाता है, उसको वो लेटर लिख देता है, उसके ऊपर लेटर को कहा जाता है तज़किरा लेके तो इधर आ जाता है। उसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं, उसको इतना शनाख्ती कार्ड ना पासपोर्ट कुछ भी नहीं उसको जरूरत। एक अंगूठा ला के मौलवी कहना जा तज़किरा ले जा। और दिस इज हाउ दे ऑल ऑफ देम दे कमिंग हियर डूइंग इट। दुनिया का में कभी आपने देखा है कोई इस तरह का कोई लेटर लेके कोई एक पिंड दे नंबरदार अंगूठा ला दे तो फिरता रहे दूसरे कंट्री के अंदर जाके ओपनली फिरता रहे, चाहे गोलियां मारे, चाहे रेप करे, चाहे डाके मारे। आपके अंदर वो सुबह आते हैं, डाका मारते हैं इस्लामाबाद में, शाम को शाम को काबुल पहुंच जाते हैं, कंधार चले जाते हैं। तो ये कौन इसको रोकेगा? हाँ, इसमें साथ 2 और चीजें होंगी। ये सख्ती करने से आपके पुलिस वालों को भी लॉटरी निकल आई है, आपके जो बॉर्डर पे होंगे उसके भी रिश्वत के रेट डबल हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इट्स अ मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रेफ्यूजीज। ये रेफ्यूजी नहीं है। रेफ्यूजी जो होते हैं वो अपने कैंपों के अंदर रहते हैं, जिस तरह ईरान ने किया था, उनको एक सर्टेन एरिया के अंदर रखा था, उन्होंने कहा था इससे बाहर नहीं आप निकल सकते। यहां तो वो दंदनाते फिर रहे हैं, आधे इस्लामाबाद के अंदर कारोबार है उनके, आधी कराची उनके पास है। आपके डॉलर कितनी खूबसूरती से उन्होंने शक की है आपकी आंखों के सामने, आपकी मर्जी से। किस तरीके से वो कोयला लेके आते रहे हैं और उसके रिटर्न में वो कहते रहे हमें डॉलर दो, आप देते रहे उसको। आप खुद बैंकरप्ट हो गए हैं उनको पालते पालते। लेकिन ये कब तक करेंगे ये काम, कब तक करेंगे ये? और मैं समझता हूं कि इस वक्त वाकई ये इशू है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये देखें कि इसके लिए कौम या मुल्क जो है, स्टेट, वो कितनी बड़ी प्राइस पे कर रही है जिसके शहरियों को कत्ल किया जाए डेली बेसिस पे, डेली। और सबसे बड़ी बात यह कि जो तालिबान आज आपको कह रहे हैं कि आप ज्यादती कर रहे हैं, अब से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दी थी आपके खिलाफ, अपने शहरियों को कहा था कि उधर ना जाना, वो हालात खराब है। तो अगर उनके शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी है तो उन शहरियों को वापस भेजें आप। फिर क्यों कहते हैं कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं?
और फिर जब हमारे वो बम मारते हैं तो यूनाइटेड नेशंस को उसको क्यों कहते हैं, ये देखो हमारे पिछले 10 सालों में ये जो इन्होंने किया हमारे साथ ड्रामा, हीरोइन तो चलो अलग, सारी कौम तो हीरोइन पे लगा दी इन्होंने। आप कलाशनकोफ अभी जाके बाड़ा से ले, वो मंडी बहुत दिन डिलीवर कर रहे थे, शाम को रास्ते में पूछते ही को नहीं, वो डिलीवर करते हैं चरस, अफीम, सारा कुछ, क्रैक, कोकेन, क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर। वो तो पूरे पंजाब में जहां आप बयाना दे जाए पेशावर को किसी अफगानी को, वो शाम को घर में ले आया था, ना उसको पुलिस पकड़ती है ना उसको कोई दूसरा बंदा पकड़ता है। ये आज की बात नहीं है, मैं खुद पाकिस्तान से आया हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं। लेकिन चीमा साहब इस कंट्री को आपने रखना है, बचाना है या नहीं बचाना आपने, मेरा मकसद है। हाँ ये बात जरूर है, आप इधर से पांव दबाएंगे, उधर से आप जो पहले बात की है, तो पहले भी 17 कौंसल जनरल थे भारत के वहां पे, वो शायद वो, और उसमें आप रोक भी किस तरह सकते हैं। आप मुझे ये बताया, आज हम ये बात कर रहे हैं कि भारत के लिए ये प्लस चीज हो जाएगी। पहले भी तो सारे इलाज कराने वो जाते हैं भारत, पहले भी जो उनकी रूलिंग एलीट है वो तो उनके बच्चे डिलीवर होते हैं सारे इंडिया में, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं इंडिया में, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाते हैं इंडिया, उनकी पुलिस को ट्रेड करता है तो इंडिया। आप उन चीजों को रोक भी किस तरह सकेंगे, आपके तो रिलेशन, आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है माइंड, अपने लोगों को तो फीड कर नहीं सकते, वहां किस तरह करेंगे। इंडिया के पास तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, दे हैव लेवरेज टू डू इट। वो तो आप ना भी करें फिर भी करेंगे तो दे विल विन देम बैक, इसमें तो शक कोई नहीं। लेकिन आपका सिक्योरिटी इशू है, यू हैव टू डील विद इट, इनको निकालना होगा, इसके बगैर आपका कोई गुजारा नहीं। अब वो कहते हैं ना कि गलती गुंजाइश नहीं था, अब इसके बाद क्या करेंगे आप। अब तो आपके घर में घुस के बच्चों को मारते हैं और ऊपर से मजाक उड़ाते हैं आपकी, कहते हैं देखें जी हालात इकॉनमी भी इनकी खराब है, इनके लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है। तो अगर ये लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो अपना अपने ले जाओ, इन लोगों को अपने लॉ एंड ऑर्डर में रखो जाके। बल्कि मैं समझता हूँ इनके साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। मैं तिब्बत के अंदर जो मीटिंग हम आपके केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर की हुई है तिब्बत के अंदर चाइना में, जहां पे वो हिमालय फोरम है जिसका 4 और 5 अक्टूबर को जो इजलास हो रहा है, वहां पे बैठे हैं, उनके साथ बातें इस तरह हस रहे हैं, दंद काट रहे हैं जी, में चाह पी रहे हैं जी, में एक दूसरे ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾकिस्तान ਦਾ सत्यानाश उन्होंने कर ਦਿੱਤਾ। बस प्लीज टेक इट सीरियस। और मेरे ख्याल में जिस तरह आपको हमेशा कहता तो ये डिसीजन भी किसी और ने लिया है। आपके ये जो ब्रिटिश एजेंट पढ़ के यहाँ से जाते हैं ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, तो इस काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी तो सोचिंग सिर्फ अपने बच्चों के एडमिशनों पे या प्रॉपर्टी पे या लंदन पे। ये हमारे हाफिज साहब ने ये डिसीजन लिया है, जो अफगानिस्तान का जो कहा है लै जाओ वापस, जरा गांधी जी, दूसरों के पास ना विल है, ना किसी के पास ना कोई पोलिटिकल इक्विटी है किसी के पास। वो देखो ना अमीरुल मोमिनीन जेड़ा वो कहंदा रहा ना वापस ले आ गया, बात कराओ, इंज ने भणूजे ने साडे, देखो वो टीटीपी नु कहंदा रहा भणूजे ने साडे, और शेख रशीद कहता रहा तालिबान की 5000 फैमिलियां इस्लामाबाद बैठी हैं, वो जवाई बना के रखे हैं। 40-50 हजार आया भी था इमरान खान साहब के दौर में, उन्होंने कहा था अब जारी बात है इन दहशतगर्दों को अब अफगानिस्तान तो नहीं ना रख सकता, हमारे लोग तो हम नहीं लेने देना। मजे की बात, जेलों से छोड़े इन्होंने, जेलों से रिहा किए हैं, जिन्होंने मर्डर किए थे, कत्लों के केस प्रूफ थे उनके ऊपर, छोड़े गए हैं वो। लेकिन ये फिर इस तरह ही है ना, कौमें चीमा साहब जिस पे कहते हैं ना गिदड़ दी मौत होंदी शहर ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ये हमारी भी पॉलिसी कोई नहीं है ना, पॉलिसी तो तार साहब हमारी कोई नहीं है। इमरान खान कहता था इनको ले आओ, ये कहते हैं इनको निकालो। 20 साल से हमें पता ही नहीं चल रहा हमने इनसे डील कैसे करना है। चीमा साहब हमारी पॉलिसी यही है कि जहां से पैसा नजर आया हमारी पॉलिसी, डॉलर 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 पाउंड जहां से आए हमारी पॉलिसी, यही तो अलमिया है। 76 साल से चीमा साहब हमारे नेशनल इंटरेस्ट में तो फैसला कभी नहीं हुआ ना, मैं यही तो बताता हूं। यही तो अलमियात में से अलमिया है कि पाकिस्तान को कभी कोई पाकिस्तानी लीडर ही नहीं मिला, और पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर किस तरह बने जब पाकिस्तान बनाया ही नहीं, तो फिर लीडर पाकिस्तानी कहां से मिलेगा। मैं स्टोरी हिस्ट्री पढ़ता हूं तो 1948, मैं कल परसों देख रहा था चीमा साहब, भारत के अंदर सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, आपका पहला इलेक्शन 1971 में हुआ। आप कभी देखें उनके कितने प्राइम मिनिस्टर बने 1947 से लेकर, और आपके कितने चेंज हो चुके आए थे। मैं पूरा बल्कि कंपैरिजन दूंगा, मुझे अगले दिन किसी ने ये पूरा एक इंफॉर्मेशन भेजी है कि डिफरेंस इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो फिर हम कहते हैं नहीं जी वो हम तो, अगले दिन किसी ने बयान छोड़ा, कहते जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना अब इंतकाम लेने नहीं आ रहे, वो अब पाकिस्तान की इकानमी को भारत की इकानमी के साथ उसके साथ कहते हैं साडा और इकोनॉमिकल मुकाबला ना है। ये मैं आज चीमा साहब आज को बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। अगले दिन जो झगड़ा हुआ है आपकी लोकसभा के अंदर,
जिसके अंदर कमर दानिश अली साहब को उन्होंने कहा है कि तुम दहशतगर्द हो, तुम पिंप हो, तुम ये हो वो है, उसके ऊपर बात क्या हुई? आज इंटरव्यू छापा है उन्होंने कमर दानिश अली का अल जजीरा वालों, बड़ी सुनने वाली बात, मैं हैरान हो गया। उन कमर दानिश साहब से उन्होंने पूछा ये किस टॉपिक पे आपकी ये झगड़ा हुआ है? कहते झगड़ा सिर्फ ये हुआ है कि मैं वहां तकरीर कर रहा था कि जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके दो फाउंडर हैं, एक जवाहरलाल नेहरू था और दूसरा उसका मौलाना आजाद थे, जिन्होंने आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर थे। कहते झगड़ा इस बात, मैं उसमें और चले छोड़े वो तो चलो जिसपे किसी डायरेक्शन पे, लेकिन सोचे कि नेहरू और मौलाना आजाद फाउंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ। तो फिर उन्होंने मजीद खैर कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किसी ने ये कहा है कि वहां पे सैलाब और जलजले आ रहे हैं क्योंकि वहां पे लोग गोश्त खाते हैं। तो खैर उन्होंने कहा ये गलत बात है, इस पे आगे डिबेट हुई थी जिसको मजीद आगे लेके जाया गया, और जो अब इस वक्त मेरा ख्याल है वो भी एक अगली रुख उसका इख्तियार कर चुकी है, जो कई कई दुनिया इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है, और लोगों को इस वक्त ये तशवीश जरूर है कि क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर जो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पिंप कहा गया उनको असेंबली में, तो उन्होंने स्पीकर साहब को इसके बारे में लेटर लिखा, अपना कंप्लेन की, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्योंकि बीजेपी के थे वो जो रमेश साहब थे, तो उन्होंने मोदी जी को लेटर लिखा है और मोदी जी भी उस पर खामोश हैं। तो वो जाहिर है उनको भी ख्वाहिश है उसका जवाब दिया जाए, और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई अपने रिमार्क्स लेकिन मिले। दरअसल ऐसे वाकयात हमारे तो इस मुआशरे में हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझते हैं कि वो इंडिया ये समझता है कि जी हमें क्या परवाह है, हम मेजॉरिटी में हैं। वहाँ पे बीजेपी समझती है हम मेजॉरिटी में, हमें क्या परवाह है इनकी। और ये एक वोट विनिंग क्लॉज है, ठीक है। अब अगले दिन एक रिपोर्ट भी आई थी कि जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं तो ये हेट पॉलिटिक्स जो है ये शुरू हो जाती है, और इसके जो नेट बेनिफिशियरी होती हैं वो रूलिंग पार्टी होती है। अगले दिन एक किसी ने रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, और वो जो आप अभी बात कर रहे हैं उसमें जो हेट स्पीच को बेसिकली लेजिटिमाइज किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ट्रेंड। हमें इसका तो उन्वान यही था खबर का, अल जजीरा की इसकी खबर का था यही था कि लेजिटिमाइजिंग द हेट स्पीच, लेकिन पॉसिबिलिटी इस टाइमिंग उसकी ऐसी हो इलेक्शन के या उस दौरान, और उसमें इस चीज को ज्यादा हवा दी गई हो कि टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेकिन मुझे एज ए पर्सनल मैं समझता था एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए थे वो सख्त थे, क्योंकि किसी को उसकी उन्होंने, मैं तीसरा लफ्ज आपको नहीं कहा, तीसरा लफ्ज उसमें था कि वो उसके रिलीजन रिलेटेड, बिकॉज ही इज सर्कमसाइज्ड, इसके बारे में कोई लफ्ज हिंदी में उन्होंने कहा था ऑन द फ्लोर। तो वो मेरा थोड़ा सा मेरे लिए वो बादरसम वो था। अगर वो रखते उनकी स्पीच के बारे में, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को अगर वो प्रमोट कर रहे थे, तो वो उनको चाहिए था कि मौलाना आजाद को क्रिटिसाइज करते, वो वहां पे जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज करते, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करते, जो बोलने वाले के मजहब को वहां पे उसको करना मेरे लिए वो था थोड़ा सा। लेकिन वो फिर दिस इज पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और मैं कहता हूँ यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड में भी होते ही असेंबलियों में खड़े होकर क्या क्या नहीं होता। लेकिन तार साहब अभी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़ा असर्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने अगले दिन मीडिया पे हमला किया है, कुछ सहाफियों को उन्होंने पकड़ा 30-40 को, और कहा जा रहा है कि वो चाइनीज मनी ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि चाइना जो है उसको उसका इस्तेमाल भी इंडियन पॉलिटिक्स में हो सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी है। कई लोगों का कहना यह है कि ये जो सहाफ़ी थे ये बेसिकली चाइना से पैसे लेके तो मोदी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे या इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो बहुत सारे सहाफ़ी जो इंडिया के हैं वो सड़कों पे भी निकले हुए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये आपका ये आप नहीं कर सकते। सो इट मीन्स कि वो जो क्लाइमेट है इस तरह का, वो क्लाइमेट डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। नहीं चीमा साहब, उसमें जब वहां भारत के अंदर इस तरह की खबर निकली है, यहाँ पे भी निकला है। चाइना प्रोपेगेंडा में तो मास्टर है, इसमें जिस तरीके से वो करते हैं। आज ये रिपोर्ट अमेरिका में भी आई है कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को $3 लाख दिया गया, किस तरह $7 लाख न्यूयॉर्क के किसी अखबार को दिया गया। तो वो चाइना के पास पैसा तो बहुत है, लेवरेज वो इस्तेमाल तो करते हैं बिल्कुल। इसमें आज यहाँ भी आ चुकी है मीडिया में ये बात आज
कि चाइनीज अपने प्रोपेगेंडा मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से पैसा पंप उसमें करते हैं। दिस इज ऑब्वियस, दिस इज, मेरा ख्याल है दुनिया का हर मुल्क ही करता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिकन भी इस तरह की चीजें करते हैं। अमेरिका भी दुनिया में मशहूर था कि हुकूमतों को टापल करना, करप्ट रजीम को सपोर्ट करना, ये तो गवर्नमेंटें करती हैं अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे भी होता है डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में भी बड़ा होता है। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ सारे आपके जर्नलिस्टों को सबको प्लाट देने में मशहूर है। आपका तो दुनिया के सामने सारा कुछ क्लियर है। डॉक्टर साहब आपकी बात काटने लगा हूँ, वो क्या नाम है आजकल, वो आहद चीमा जो है, उसने एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा वो प्राइम मिनिस्टर का आजकल, वो जाहिर बात है असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट पे, कहता है कि हमने लाहौर में मलिक रियाज के खिलाफ कोई इश्तिहार देना था। कहता है कि हम सिटिंग गवर्नमेंट थी, पंजाब की सिटिंग गवर्नमेंट, और मलिक रियाज के खिलाफ हम इश्तिहार देना चाहते हैं, कोई पाकिस्तान की अखबार इश्तिहार नहीं लेती थी। और कहता है हम एडिटरों को कॉलें करते थे, सबको कॉलें करते थे, नहीं लेते थी। आखिर में क्या हुआ, उन्होंने कहा आपका इश्तिहार ले लेते हैं, वो इस शर्त पे कि मलिक रियाज का भी इश्तिहार मुकाबले में लगेगा, आप भी अपना इश्तिहार जो आ गया मलिक रियाज भी भेजे। और फिर तार साहब ऐसे ही हुआ कि पाकिस्तान की तमाम अखबारों ने पैरेलल दोनों का इश्तिहार लगाया, एक तरफ हुकूमत का, एक तरफ मलिक रियाज का, मीडिया। चीमा साहब, इमरान साहब के खास ऊपर जो केस है उसका, मलिक आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई असेंबली में मलिक रियाज का नाम ले। प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं लेकिन पर जलते हैं किसी उसका नाम लेने से। कायदे आजम के बाद मैं समझता हूँ सबसे बड़ा लीडर आपका पाकिस्तान में वही पैदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, जो हर चीज उसके जेब में। मैं हैरान, कोई जज ले लो, कोई जर्नैल ले लो, की उसकी कॉल टैप हुई ना, वो जो उसकी बेटी की जो फॉर्मर मिस वर्ल्ड कह रहा हूँ, मिस फर्स्ट लेडी के से बात कर रही थे, और ने क्या की मांग दी है, और कहते जो मांग दी दो इसको। उसने कहा 5 कैरेट का डायमंड मांग रही है इमरान खान की बीवी, उसने कहा दो, जो मांगती है दे दो इसको, जो मांगती। इस तरह तो सर वो बात करता है, तो फिर क्यों ना वो सारी सियासत उसकी जेब में है, ब्यूरोक्रेसी उसकी जेब में, हर चीज पाकिस्तानी जेब में उसमें। मैं हैरान, एक प्रॉपर्टी डीलर है बंदा। मेरा मकसद है, कोई तालीम नहीं लंबी चौड़ी, तमाशा। सही बात है। हम लाहौर में, इन्होंने कराची में बैरियर टाउन बनाया, बहुत लोगों की जमीनें सर वो ले गया। हराम है पाकिस्तान के किसी एक मीडिया ने उसकी खबर लगाई हो, स्वाइट डॉन ने कवर स्टोरी लगाई थी और कहा था कि मलिक रियाज गलत कर रहा है, और वो भी उसने बड़ी ऑफरें की थी, लेकिन पाकिस्तान में कोई अखबार, कोई टीवी उसके खिलाफ खबर नहीं लगाता। ये बस यही है, फिर मीडिया हमारा भी ऐसा ही है। आपका पाकिस्तानी कोई नहीं, मीडिया क्या होना, पाकिस्तान बनाया ही जो नहीं। आपने 1947 में एक मजाक किया, आपने अपने साथ भी मजाक किया है, दूसरे लोगों को इंडिया से बुला के उनके साथ मजाक किया। आज भी आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि चल तो नहीं रहा। मैंने फिर जिस तरह आखिर में वो बात, जिस तरह मैं फैज साहब के, उनसे किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए हैं, फैज साहब क्या ख्याल है पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इससे भी एक बुरी खबर है। उन्होंने कहा नहीं, खत्म नहीं होगा, ये इस तरह ही चलता रहेगा। तो क्योंकि आपने बनाया ही नहीं। 76 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आपके शहरी जो है वो दुनिया के हर कैपिटल में खैरात मांगते हैं सड़कों पे, और आपके प्राइम मिनिस्टर जो है हर कैपिटल में जाके वो अपनी खैरात मांग रहे हैं। वजीर आजम भी खैरात मांग रहा है, शहरी भी खैरात मांग रहे हैं। आपका ट्रेडमार्क की खैरात है, कभी दहशतगर्दी आपका ट्रेडमार्क है, कभी खैरात आपका ट्रेडमार्क है। कोई अच्छा काम तो आपका ट्रेडमार्क ही नहीं। क्या बंदा, और पता है सबको, 25 करोड़ लोगों को पता है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो खबरें निकल चुकी हैं, सारी प्रिंट हो चुकी हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी है हर शहर में ऐसे। और आपका वजीर आजम भी इस तरह है। कोई शर्मो लिहाज ही कोई नहीं, तो क्या करें, चल बिल्कुल सही किया। थैंक यू वेरी मच साहिद आरज़ सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत।